हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट CAGR, जिसको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोला जाता है। फाइनेंस में अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत प्रॉपर्ली होनी चाहिए आपको। इवन इफ यू आर अ बिगिनर और अगर आपको कभी भी इस चीज को लेके कंफ्यूजन हुई है तो इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू इस सारे चीजों को मैं क्लियर करने वाला हूँ कि इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है और ये फाइनेंशियली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों हम इस वीडियो में एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि इसका डेफिनेशन एग्जैक्टली होती क्या है फाइनेंस के टर्म्स में। तो CAGR is basically the rate of return that would be required for an investment to grow from its beginning balance to its ending balance, assuming that the profits were reinvested at the end of each year ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स लाइफ स्पैन। अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है डेफिनेशन के वाइज, बट मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ जिसके साथ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। तो लेट्स से आप 100 रुपीज अपने बैंक में डाले हैं और लेट्स से बैंक में 10% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो 10% का इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हाइपोथेटिकल होता है बैंक में, बट मैं बस समझाने के लिए आपको बता दूं। तो ऑब्वियस सी बात है, आफ्टर 1 ईयर योर अमाउंट वुड बी 110। ठीक है, अब इस 110 को अगर आप वापस इन्वेस्ट करते हो उसी 10% के इंटरेस्ट पे, तो फिर एक साल बाद इस 110 का 121 हो जाएगा, राइट। अब ये 121 कैसे हुआ? क्योंकि इस 110 का 10% लगता है, जो कि यहाँ पे वापस 11 ऐड होगा तो 121 हो जाएगा। अगर आप 10% का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में लगाते तो हर साल ये 10-10 करके ही बढ़ता, मतलब 100 के बाद 110 होता, फिर 120 होता और इसी तरीके से ये आगे चल रहा होता, राइट। लेकिन यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा 1 रुपीज ऐड हुआ है, इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि ये कंपाउंड हो रहा है। जो आपका अमाउंट आया है, इस अमाउंट का वापस उसी रेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, इसीलिए वो अमाउंट आया। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे अच्छी तरीके से एक फॉर्मूला की तरफ से, तो इसका फॉर्मूला बेसिकली होती क्या है? इसका फॉर्मूला होता है 100 into 1 plus rate of return into divided by 100 to the power n, जहाँ पे n होती है the amount of time। अगर n के जगह आप 1 डालेंगे और r के जगह आप 10 डालेंगे तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो आएगा वो ये आ जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर n के जगह पे आप 2 डालेंगे और r के जगह वापस 10 डालेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, जो कि सेकंड ईयर के बाद आपका रिटर्न है। तो ये क्यों आ रही है? ये जो रेट है, ये रेट बेसिकली कंपाउंडेड रेट को आपका डिनोट कर रही है। तो अब अगर आप डेफिनेशन में इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? This is the rate of return that would be required for an investment to grow from its beginning balance to its ending balance। मतलब कि ये ending balance और beginning balance में जो growth हो रहा है, इस growth को एक compounded जो rate है वो रेट बता रहा है कि किस रेट पे ये ग्रो हुआ है। अब बैंक्स के पर्सपेक्टिव में तो आप आसानी से समझ सकते हो कि ये जो रेट है ये कंपाउंडेड रेट है, बट अगर आप इसको एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट में देखोगे, अब बैंक तो आपको बता दे रही है कि एग्जैक्ट इसी रेट से आपको मिलने वाला है, बट अगर आप बिजनेसेस के क्षेत्र में देखोगे तो उस क्षेत्र में वो सारी चीज आप अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते, क्योंकि बिजनेस का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही अनइवन होता है और फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। हो सकता है बिजनेस पे अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो पहले साल आपको 10% मिलता है, अगले साल हो सकता है कि उसमें 5% रिटर्न आए, या फिर हो सकता है -10% भी रिटर्न आ सकते हैं अगर बिजनेस लॉस में चली तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स में ये जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, और तभी इस रेट का सिग्निफिकेंस आ जाता है वहां पे। बैंक के बेसिस में तो आपको डायरेक्टली कंपाउंडेड रेट मिल ही जाता है जिससे एनुअली वो ग्रो कर रहा है। CAGR का सिंपल अगर भाषा में समझो तो एनुअल बेसिस में किस तरीके से वो कंपाउंडेड रेट में ग्रो कर रहा है, उसी चीज का एक वैल्यू है। लेकिन ये बिजनेस में यूज होती है, ना कि कोई बॉन्ड या फिर बैंक का जो डेट स्ट्रक्चर होता है उसको समझने के लिए। ठीक है, तो अज्यूमिंग द प्रॉफिट्स वर रीइन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स लाइफ स्पैन, मतलब कि हर साल अगर उसी जो आपका अमाउंट आती है उसको वापस अगर आप रीइन्वेस्ट करते हो तो आपका किस रेट से वो वैल्यू बढ़ रहा है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसको समझने के लिए CAGR का यूज होता है। आई गेस अब तक थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि CAGR एक ऐसा रेट है जो एक कंपाउंडेड रेट को डिस्क्राइब करती है फॉर एनी बिजनेसेस। उसका ग्रोथ चाहे ओवर द टाइम कैसा भी हो, उसका एक वैल्यू के साथ एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बताती है कि वो बिजनेस में कंपाउंडिंग किस हिसाब से हो रही है पर ईयर। ठीक है, क्योंकि एनुअल ग्रोथ रेट। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो और क्लियर हो जाएगा। एक चीज तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक तरीके का एक्सटेंशन है ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कैसे है वो अच्छी तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल के साथ।
तो लेट्स से मैं बताता हूँ कि आपका कोई म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, तो लेट्स से आप 2015 में 10,000 के रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो 2016 में वो 12,000 हो गया, 2017 में वो 8,000 हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 2016 टू 17 में इन्वेस्टमेंट का जो वर्थ है वो थोड़ा कम हो गया है, और जो ग्रोथ है वो ग्रोथ भी थोड़ा अनइवन है। ऐसा नहीं है कि 2 से ही बढ़ रहा है या 2 से ही घट रहा है, वो किसी भी हिसाब से देखिए, पहले 2 से बढ़ा यहाँ पे, फिर 4 से वो घट गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 13,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, फिर आप देखिए 15,000 का बढ़ा, और लेट्स से 2020 में आपका जो अमाउंट है वो 18,000 हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईयरली बेसिस में कैसे रेट्स चेंज हो रहा है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर ईयर ऑन ईयर रिटर्न पे आप थोड़ा सा फोकस डालेंगे, तो देखिए आप यहाँ पे 10,000 से 12,000 हुआ है, मतलब 20% का रेट ऑफ रिटर्न हुआ है आपका उस पर्टिकुलर ईयर में, राइट। 2015 से 2016 में, 2016 से 17 में देखेंगे तो -33.3% का रिटर्न हुआ है, मतलब कि घाटे में गया है ये साल आपके लिए। फिर आपका जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से मार्केट अच्छी तरीके से रिएक्ट किया है, तो 13,000 का वापस हो गया 2018 में, जिस वजह से आपका 62.5% रिटर्न हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा है। उसके बाद लेट्स से 2019 में एक 15% का ग्रोथ हुआ है, और 2020 में ये 20% का ग्रोथ हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ओवर द टाइम ये जो ग्रोथ का रेट है वो ओवर द टाइम बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ऐसा ही दिखता है। तो जैसे उस बैंक के लिए हम लोग एक कंपाउंडेड रेट डिसाइड किए, क्या कितना अच्छा होता हमारे लिए कि इस चीज के लिए भी हम एक एग्जैक्ट कंपाउंडेड रेट डिसाइड कर ले, जिसके थ्रू हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा कि लेट्स से अगर यहाँ पे जैसे 5 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 1 2 3 4 5, तो इन 5 साल में किस तरीके से वो ओवर द टाइम ग्रो किया है, तो किस तरीके से हम समझ सकते हैं। वही चीज इस्तेमाल करने के लिए और वही चीज का एक वैल्यू, एक परसेंटेज वैल्यू रखने के लिए, क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस के साथ समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक वैल्यू अगर कोई बता दे कि इस हिसाब से कंपाउंडेड ग्रोथ हो रहा है उसका, जैसे आप बैंक के साथ कर रहे थे उस 10% का, उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे भी एग्जैक्टली एक ऐसा रेट रख पाए, तो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आपका डिसीजन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इस हिसाब से वो कंपाउंडेड ग्रोथ दे रहा है मुझे, हर साल इस तरीके से कंपाउंड कर रहा है मेरा जो अमाउंट मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसी ग्रोथ को समझाने के लिए यूज होता है। तो जैसे हम लोग बैंक का एग्जाम्पल में यूज कर रहे थे, यहाँ पे भी वही चीज एग्जाम्पल यूज करेंगे कि 10,000 के साथ अगर मैं एक रेट ऑफ रिटर्न लगाऊं, तो 1 + r⁴ 100, ठीक है। उसके बाद अगर मैं n डालूं, तो उसके हिसाब से मुझे एक ऐसा r चाहिए बेसिकली, जो r मुझे इसका वैल्यू दे सकता है कि मतलब कि अगर लेट्स से मैं 10,000 का इन्वेस्ट किया हूं, और लेट्स से मैं देखना चाहता हूं कि इस साल में कितना आया है मेरे को 5 साल के बाद, तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका इनिशियल वैल्यू हो रहा है और ये आपका फाइनल वैल्यू हो रहा है, करेक्ट। तो फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू में कितना कंपाउंडेड ग्रोथ हुआ है ओवर द टाइम, वो हम लोग समझने के लिए सिंपल तरीके से क्या करेंगे कि जो प्रेजेंट वैल्यू है, वो प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग r का वैल्यू ऐड कर देंगे, ठीक है। r का वैल्यू ऐड कर देने के बाद हम लोग n यहाँ पे ऐड कर देंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग बैंक्स का निकाल रहे थे। तो यहाँ पे भी अगर आप फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू अगर ऐसा कुछ होता है, और आप अगर यहाँ से रेट को निकालना चाहते हो, तो यही रेट हो जाता है वो CAGR। मतलब कि बैंक्स के तरह ही इसमें भी आप एक बिजनेस के लिए भी एक सर्टेन रेट डिसाइड कर रहे हो, जो आपका कंपाउंडेड ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रही है। सिंपल भाषा में जो हम लोग ROI समझते हैं, उस ROI में क्या होता है वो भी हम लोग समझ लेते हैं, उसको एब्सोल्यूट रिटर्न्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज आ जा रहा है, एक होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न और दूसरी होती है एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब कि 10,000 मैंने डाला था और 5 साल बाद मेरा 18,000 आया है, तो मतलब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 18,000 - 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000, जो कि सिंपल परसेंटेज ग्रोथ के हिसाब से बता रहा है। बट जो एवरेज जिस हिसाब से वो कंपाउंड कर रहा है, मतलब मैं यहाँ पे अगर एक ऐसा रेट बताऊं जो रेट डालते ही और यहाँ पे एंड डालते ही मुझे निकल आ जाए कि एग्जैक्टली मेरा अमाउंट कैसे ग्रो किया है। लेट्स से मैं रेट यहाँ पे 10% डाल रहा हूँ, या फिर लेट्स से x% कुछ डाल रहा हूँ, और n यहाँ पे 1 डालूं तो मुझे ये वैल्यू आ जानी चाहिए, n अगर 2 डालूं तो ये वैल्यू मुझे आ जानी चाहिए। उस हिसाब से कैसे वो ग्रोथ पे, एक ग्रोथ के हिसाब से किस तरीके से गया है, इस चीज को अगर हम लोग एक ग्रोथ में समझ ले, तो उस ग्रोथ को पोर्ट्रे कराने के लिए जो R है, उसी चीज को कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे R निकालने के लिए सिंपल तरीका है, आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, FV डिवाइडेड बाई PV हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से PV हट जाएगा, आपका जो N है यहाँ पे आ जाएगा, तो 1/N हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ से R अगर कैलकुलेट करेंगे तो FV डिवाइडेड बाई PV टू द पावर 1/N - 1 हो जाएगा। तो R का जो वैल्यू है वो उसी तरीके से निकल सकता है, और जो वैल्यू होगी R की, दैट वैल्यू वुड बी द CAGR और द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, ठीक है। आई गेस आपको अब समझ में आ गया है कि क्या होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न।
तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आ रहा है। तो देखो यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न को देखोगे तो इट्स FV माइनस PV, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू जो कि 18,000 है, माइनस द प्रेजेंट वैल्यू जो कि 10,000 है, डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू जो कि सिंपल मतलब कि एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जो कि आपका परसेंटेज ग्रोथ को डिनोट कर रहा है, तो वो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न है। मतलब कि आप अगर 2015 में पैसा डाले हो और 2020 में आप पैसा उठा रहे हो, तो सिंपल भाषा में आपको पता देख के ही पता लग जाएगा कि हाँ मेरा 80% का ग्रोथ हुआ है, तो वो 80% उसका एब्सोल्यूट रिटर्न है। लेकिन कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न आपको बता रहा है कि किस रेट से वो कंपाउंड किया है ओवर द टाइम, जैसे बैंक का होता है, ठीक है। जैसे उस बैंक के एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, आपको 100 रुपए आप डाले थे, ठीक है, 100 रुपए डाले थे और 2 साल बाद आपका 121 हो गया था, करेक्ट। तो उस एग्जाम्पल में 21% का आपका रिटर्न आया था। तो ये 21% आपका जो है वो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न है कि हाँ 21% मेरा पैसा आ गया, राइट। बट कंपाउंड किस हिसाब से ओवर द ईयर हुआ है वो 10% था, याद करो, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर बिजनेसेस को भी देखेंगे तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न यहाँ पे क्या होगा कि फ्यूचर वैल्यू क्या था डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ठीक है, टू दी पावर 1/n माइनस 1, जो कि सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उधर से डिराइव हुआ है, जिसमें यहाँ हमें वैल्यू आ रहा है 12.47। मतलब कि 12.47 का रेट अगर आप लगा दो तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली किस हिसाब से वो कंपाउंड किया। अच्छा, CAGR में भी एक छोटा सा लिमिटेशन है। CAGR आपको एक कंपाउंडेड ग्रोथ तो दे रही है, लेकिन CAGR आपको बता नहीं रहा है कि किस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है या किस हिसाब से ये फ्लक्चुएट कर रहा है। सो इट इज नॉट अ मेजर ऑफ द वोलेटिलिटी, इट्स एन ओवरऑल मेजर ऑफ योर रिटर्न, ठीक है। कंपाउंड किस हिसाब से हुआ उसका ओवरऑल आइडिया देता है, वोलेटिलिटी नहीं बताती है। जैसे यहाँ पे 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो पहले इंक्रीमेंट हुआ था, फिर -33% का डिक्रीमेंट हुआ था, फिर 62.5% का इंक्रीमेंट हुआ था, फिर 15% का इंक्रीमेंट हुआ था, फिर 20% का इंक्रीमेंट हुआ था। तो ये जो आपका ग्रोथ का चार्ट है वो चार्ट को नहीं बता पा रहा है CAGR बस आपको बता रहा है कि ओवरऑल आपका रिटर्न कैसे हो रहा है। वो CAGR का एक तरीके से आप लिमिटेशन भी मान सकते हो। बट अगर आप कोई भी कंपनी को उठाते हो, कोई भी स्टॉक उठाते हो स्टॉक मार्केट में, और अगर आप उसका फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हो, तो बाहर से देख के आपको समझ, अगर CAGR आप देखते हो तो आपको एक बार में अंदाजा हो सकता है कि अच्छा इसका अगर CAGR 20% है, मतलब कि मैं अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए डालूं तो वो 20% हर साल उस फाइनल अमाउंट पे इंक्रीमेंट होते रहेगा, मतलब कंपाउंडेड होते रहेगा। एक तरीके से ये एक मेजर कर रहा है अबाउट द ग्रोथ ऑफ योर मनी इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग। तो उस बेसिस में ये CAGR बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। आपको मैं कंसेप्चुअली भी समझा दिया कि बैंक के हिसाब से मैंने आपको समझाया कि कैसे कंसेप्चुअली ये सेम है, और मैं आपको ये भी चीज समझाया कि बिजनेसेस में ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेसेस में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती है। तो ओवर अ टाइम पीरियड आप देखना चाहते हो कि आपका कंपाउंड ग्रोथ कैसे होगा, उसी बेसिस में आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे किसी भी कंपनी में। तो कोई भी ABCD कंपनी को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, उसका CAGR अगर आपने नीचे रख दिया, जो कि मनी कंट्रोल वेबसाइट में आपको डायरेक्टली मिल जाती है, आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता है, तो अगर आप CAGR देखोगे हर एक कंपनी का, तो उस हिसाब से जिसका CAGR कंपैरेटिवली ज्यादा है, और सारे कंपनीज अगर सेम सेक्टर में लाई करती है, मतलब कि लेट्स से वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है या लेट्स से वो कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर, टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, तो लेट्स से आपने जो भी पीयर कंपनीज है उसको साथ में रखा, उसका CAGR देखा, तो ऑब्वियस सी बात है जहां CAGR ज्यादा होगा उसी चीज में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, क्योंकि उसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न कोई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इतना ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा मेजर दे देता है आपको अपना डिसीजन लेने के लिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। That is precisely why CAGR has a very big significance in the field of stock market investments and finance. तो आई गेस आपको इस वीडियो के थ्रू एक कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से CAGR का यूज होता है, क्या फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस होती है और किस हिसाब से मैथमेटिकली आप उसको समझ सकते हैं। So thank you for watching this video. Stay healthy and stay safe.